हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सो जो आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पवन है और मैं पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट में एज अ एक्टिव ट्रेडर रहा हूँ और मैंने इंडियन और फॉरेक्स दोनों जो है वो मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ और करंटली जो है वो मैं $20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ। और दूसरा जो चीज़ है कि मेरा जो अलायंस है वो फंडिंग पिप्स जो कंपनी है उसके थ्रू मेरा फंड्स का जो है अलोकेशन होता है और उसके थ्रू ही मेरे पे आउट जो है वो निकलते हैं। इंडियन जो मार्केट है उसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट 3 साल की है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं करंटली मुझे 1.5 साल से मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है। सो आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले जो है वो मैं बता दूं कि ये मेंटरशिप में मैं लाइव क्लास लूँगा और उसमें अगर कोई किसी का लाइव क्लास मिस हो जा रहा है आपको उसका रिकॉर्डिंग जो है वो ऑलरेडी मिल जाएगा एप्लीकेशन में ही। और उस दौरान अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है रिकॉर्डिंग देखते वक्त तो आप कम्युनिटी में जाके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट्स अस जो रहेगा उसमें मैं डायरेक्टली जो है वो आपका व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा जो है वो सैटरडे संडे जो है हमारा लाइव डाउट सेशन रहता है, उसमें भी आप ज्वाइन होकर अपने डाउट जो है वो लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो। दूसरा कि अगर किसी को बहुत सारे डाउट है तो आप 1-to-1 मीटिंग मेरे साथ अरेंज कर सकते हो और उसमें अपना जो है वो सारा डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो, जिसमें वो मीटिंग में सिर्फ मैं और जो भी जिसको डाउट है वही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। आप 1-to-1 सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। ठीक है, बाकी मोस्टली जो डाउट है वो मैं ट्राई करूँगा कि लाइव मेंटरशिप के दौरान ही सॉल्व कर दूँ और सैटरडे संडे का जो बाउट सेशन रहता है उसमें ही मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है जो भी बिगिनर्स लोग हैं तो ये जो मेंटरशिप है इंडियन की वो मैं बिगिनर लोगों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है वो कवर करूँगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है। सो लेट से मान लीजिए कि आपका जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें आपने लेट से कोई बिजनेस आप स्टोर खोल रहे हो, लेट से इलेक्ट्रिक स्टोर जो है वो आप खोल रहे हो। ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि अपना जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोर आप लोकल लेवल पे खोल रहे हो। ठीक है। अभी जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें आपको 2-4 साल जो है वो आप ये बिजनेस में रहे। ठीक है। और अभी आप क्या सोच रहे हो कि मुझे ये जो बिज़नेस है वो मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे अभी ये बिज़नेस जो है वो अदर स्टेट में जो है लेट से एक्सटेंड करना है। ठीक है। जैसे अभी आपका बिज़नेस एक ही स्टेट में है तो मान लीजिए आपको ऐसे 4 स्टेट में एक्सपांड करना है। ठीक है। और जो आपने बिज़नेस चलाया था उसकी वजह से आपका एक ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में बन चुका है। लोगों को इन शॉर्ट आपके ब्रांड के बारे में ऑलरेडी पता है कि मार्केट में ऐसा करके कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका एक ब्रांड अच्छा रहता है। ठीक है। आपने ये 4 सालों में अपना एक ब्रांड क्रिएट किया जिसमें एक ब्रांड वैल्यू जो है वो क्रिएट किया है और सबको आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट आपने जो है वो बिल्डअप किया है। नाउ ये जो 4 स्टेट में आप अपना धंधा एक्सपांड जो करना चाहते हो उसके लिए ऑब्वियसली फंड्स की ज़रूरत रहेगी। एक जो रास्ता रहता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हो, बट या फिर सरकार का जो सब्सिडी रहता है उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट वो जो लोन है, सब्सिडी है, वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट तक सीमित रहता है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख तक का होता है। बट लेट से किसी को अगर पूरे
4 स्टेट में अपना बिगर स्टोर ओपन करना है, तो ऑब्वियसली उसको बड़ा-सा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी। लेट्स से आपको बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करना है सारे स्टेट में, तो ऑब्वियसली आपको 10-20 लाख से आपका काम नहीं चलेगा, राइट? सो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रांड है, मेरा एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, ठीक है? सो मैं उसका इस्तेमाल करके मैं लोगों से फंड्स जो है उसका डिमांड करता हूँ। सो लेट्स से कोई यहाँ पे बहुत सारे ये स्टेट के लोग हो गए, ये स्टेट के भी लोग हो गए, यहाँ पे भी हो गए। तो ये 4 स्टेट में मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों के पास जाता हूँ, ठीक है? और उसको बोलता हूँ कि भाई मेरा ये जो कंपनी, ये ब्रांड है, उसका मैं एक्सपांड आपके स्टेट में करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे? मुझे फंड्स दोगे। अभी ये कस्टमर पागल तो है नहीं कि ऐसे ही दे देगा। ठीक है? तो ये कस्टमर कुछ ना कुछ डिमांड करेगा कि ठीक है हम फंड्स तो दे रहे हैं, बट बदले में हमें क्या मिलेगा? सो ये क्या करता है कि मेरा अभी कंपनी का जो मेरा 100% कंपनी जो है वो अभी मेरा ही है, ठीक है? मैंने किसी को अभी तक बेचा नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10% कंपनी जो है, ठीक है? वो आपके नाम कर देता हूँ, ठीक है? 10% कंपनी का जो शेयर है, वो मैं ये चारों लोगों में बाँट दूँगा। यानी हर एक स्टेट में 2.5% का उनको स्टेक मिलेगा ये कंपनी में। यानी ये लोग ऑफ़िशियली पार्टनर बन गए ये कंपनी में कितने परसेंट के? 2.5%, ठीक है? सो ये इसके फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्टोर था, आपका जो ब्रांड था, उसको एक पैसा भी मिल गया और दूसरा कि ये लोग जो थे, उनको आपकी कंपनी जब प्रॉफ़िट करेगी, तब ऑलरेडी इनका 2.5% का पार्टनरशिप आपके जो कंपनी है, उसमें 2.5% का आपका उनका हिस्सेदारी है। सो जब भी आप प्रॉफ़िट करोगे, उनका 2.5% आपको इनके पास चला जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे 2 जो है वो केस कंसीडर हो गया कि ये जो थिंग है उसको ये भाई साहब को अपना फंड्स मिल गया और ये लोगों को पैसा कमाने का मौका यानी कि जो पार्टनरशिप में 10% का हिस्सेदारी मिल गया, ठीक है? सो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसे ही वर्क करता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है कि जनरली जो भी बिगर कंपनी है जिनको फंड्स का रिक्वायरमेंट रहता है, वो लोग जो है वो लोगों के पास से फंड जो है इकट्ठा करते हैं। सो जो भी कंपनियाँ अभी समझिए कि इंडिया में 140 करोड़ का जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है? सो अगर कोई कंपनी को इनसे फंड जो कलेक्ट करना है, तो वो लोग एक-एक आदमी को तो ऐसे पूछेंगे कि मुझे फंड दे दो या फिर मेरा ऐसा-ऐसा कंपनी है। स हर एक को पता भी नहीं होगा कि ऐसा-ऐसा कंपनी है, ठीक है? हमें भी बहुत सारी कंपनियाँ जो हमें पता भी नहीं होता कि ये कंपनियाँ का नाम ऐसा भी है या इसका ब्रांड वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कई बार पता भी नहीं होता कि कौन-सी कंपनी का है, राइट? सो हर एक कंपनी जो है वो एक-एक पर्टिकुलर लोग के पास जाके फंड्स जो है कलेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें सारी कंपनियां जो है वो एक जगह पे आती है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारी कंपनियां फंड्स कलेक्ट करने के लिए रजिस्टर किया जाता है, ठीक है? सो सारी कंपनियां जो है जिनको फंड्स पब्लिक से कलेक्ट करना है, वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करते हैं अपनी कंपनी को और बदले में क्या मिलता है उनसे फंड्स मिलता है लोगों के द्वारा। और दूसरा कि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, ठीक है? जो भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी पता चलेगा कि ऐसा-ऐसा कंपनी है जिसने जो है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुआ है, ठीक है? सो होप आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है। सो जो भी बिगर कंपनी है जैसे कि अपने देश में टाटा है, अंबानी है, ठीक है? रिलायंस जो अंबानी जी का है, ठीक है? सो वो सारे बिगर कंपनियाज़ हैं जिनको फंड्स कलेक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत है और वो लोग स्टॉक मार्केट में आके पब्लिक के पास से अपना फंड्स कलेक्ट करते हैं और बदले में उनको अपने कंपनी का भागीदारी या फिर पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, ठीक है?
सो जब भी इसलिए स्टॉक मार्केट की ज़रूरत रहती है, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी लेट्स से जो कंपनी आपने खोली थी, ठीक है? उसको ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई मैं अगर मुझे पब्लिक से पैसा उठाना है, तो मुझे वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में मुझे रजिस्टर करना है, ठीक है? सो स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पब्लिक से फंड मिल सकता है, ठीक है? और बदले में आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदारी जो है वो देना पड़ता है पब्लिक को, ठीक है? सो लेट्स से कोई एक्स वाई जेड कंपनी है जिसमें उसको फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है? और वो क्या करता है कि स्टॉक मार्केट के पास आता है और अपना कंपनी जो है वो रजिस्टर करा देता है, ठीक है? सो वो आके बताता है कि भाई मेरे को लेट्स से 500 करोड़ चाहिए पब्लिक से, ठीक है? सो ये जाके बोलेगा कि मेरे को 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और बदले में मैं अपना कंपनी का लेट्स से 5% जो है वो बेचने के लिए तैयार हूँ। 5% जो है वो पीपल को दे दूँगा, ठीक है? सो अभी यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के अथॉरिटीज़ रहते हैं, वो सब कंपनीज़ का लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, ये कि लेट्स से कंपनी ने कितने साल से कंपनी है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना उनका सेल्स है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में है या नहीं है, वो सब सेटलमेंट करके एक परमिशन ये जो है वो कंपनी को लेट्स से उन्होंने दे दिया कि हाँ भाई, कि आपका कंपनी का इतना वैल्यूएशन है तो हम आपको अलाउ करते हैं 500 करोड़ के लिए। सो जब भी ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक है? आईपीओ का जो फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? यानी कि जब भी कोई नया कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तब उसको जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट टाइम है, ठीक है? तो वो अपना फंड्स जो है वो इनिशिएट करते हैं, इसलिए बोलता है इनिशिएट पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? सो जब भी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कोई भी लिस्टिंग होता है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, ठीक है? अभी आपने सुना होगा कि रिटेल पब्लिक ने कि इस कंपनी का आईपीओ आया है तो मैं फ़ील कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सो इसके हिसाब से जो है लेट्स से आईपीओ में रिटेल पब्लिक है वो फ़ील करते हैं, वो अपना हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी कैसा है, क्या करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, पिछले उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, ठीक है? उसके हिसाब से लेट्स से पब्लिक ने फ़ील किया आईपीओ और अगर पब्लिक ने फ़ील करते-करते 500 करोड़ तक का अगर उनका फंड्स जो है वो पहुँच जाता है, तो ये आईपीओ सक्सेसफुली या फिर ऐसा बोलिए कि ये कंपनी सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाती है, ठीक है? अभी जो कंपनी कैसा है या किस प्राइस पे रजिस्टर होगा, उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन रखते हैं, ठीक है? सो वो उतना डीप में जो है जाने की ज़रूरत नहीं होती, बट जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी का प्राइस लिस्ट होता है, वो बेसिकली उनका पिछले साल का रिकॉर्ड और रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? और आपने सोचा देखा भी होगा कि 1 साल में ये कंपनी का जो भाव है, शेयर का भाव, वो 100 से लेट्स से 100 से लेके 1000 तक चला गया। तो वो प्राइस फ्लक्चुएशन जो है, वो भी उनका ईयर टू ईयर जो है, वो परफॉर्मेंस कैसे रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अभी ये कंपनी अगर लेट्स से मान लेते हैं कि कंपनी लिस्टेड हो गई, लोगों ने 500 करोड़ जो है ये कंपनी को दे दिए। सो इसका 2 फ़ायदा हुआ कि 500 करोड़ जो है ये कंपनी को मिल गया और 5% जो पार्टनरशिप है वो पीपल को मिल गई। यानी 5% के जो शेयर्स है, वो पीपल के अकाउंट में है या पीपल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है? अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड कंपनी करते हो तो आपका एक ज़िम्मेदारी आता है कि आपको लेट्स से हर क्वार्टरली क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने आपको अपना जो कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितना टैक्स आप पे कर रहे हो, कितना एसेट है आपके पास, कितना लायबिलिटीज़ है, ठीक है? वो सब आपको जो है वो ये रजिस्ट्री को सबमिट करना रहता है, ठीक है? सो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम बोलते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट। ठीक है? सो जनरली Q1 रिज़ल्ट, Q2 रिज़ल्ट आपने अगर सुना होगा तो Q4 तक का रिज़ल्ट जो है वो आते हैं, ठीक है? सो आपको जो है वो
जो भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपना अपलोड जब स्टॉक मार्केट की साइट में करती है, तब आपको देखना है कि ये जो क्वार्टर है, उसमें कंपनी ने कितना मतलब लॉस में लिया है या फिर प्रॉफ़िट में रही है या सेल्स जो है वो बढ़ रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग जो है वो फ्लक्चुएशन होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट है और उसका रिज़ल्ट जो है वो खराब आया, उसको लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा। सो ये सब जो एनालिसिस करते हैं कि उसका कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना सेल्स में डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? EBITDA कितना हो रहा है। सो वो सब जो है वो फाइनेंस फंडामेंटल कैलकुलेशन में आता है, जिसका ज़रूरत एज़ अ ट्रेडर जो है आपको नहीं पड़ेगा। बट आपको जनरली एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, ठीक है? प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है वो P&L बोलते हैं उसको। सो P&L स्टेटमेंट जो है वो भी कंपनियाँ अपलोड करती है। तो वो सबका जो एनालिसिस है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? जो एज़ अ ट्रेडर आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अभी समझिए कि जो इंडिया है, ठीक है? यहाँ तक आपको होप सो समझ में आ रहा है। अभी समझिए कि इंडिया में एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ है, ठीक है? सो अगर लेट्स से कोई कंपनी लेट्स से फ्रॉड्स कर रही है लोगों के साथ, ठीक है? तो उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? उसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है, लेट्स से मैं स्लाइड ही शेयर कर दे रहा हूँ। अब तक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है उसका ज़रूरत क्या है, ठीक है? और इसका यूज़ जो है वो कैसे होता है। नाउ अभी ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए कि इतना ईज़ी नहीं है कि 140 करोड़ लेट्स से 140 करोड़ में से लेट्स से 10 करोड़ लोग हैं जो इंडियन में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 10 करोड़ के पास जो है उसको डेटा लेना, कंपनी के पास आईपीओ फ़िल करना, उनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आता है, ठीक है? उसके बाद कितना लोगों ने फ़िल किया है, ये सब जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। इसके लिए हमने क्या किया है कि सारा जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है? वो जो प्रोसेस है वो हम इसके चार्ट के थ्रू जो है वो समझेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने बैंक्स में पता है कि आरबीआई रहता है, सर एक बैंक्स का रेगुलेटर, ठीक है? कि अगर कोई भी बैंक्स है जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, कोटक है, ठीक है? ये सब बैंक्स जो है उनको अगर कोई बैंक डेब्ट में चला जाता है या कोई बैंक किसी से का लेट्स से फ्रॉड कर रहा है, तो ये सब रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई करती है, ठीक है? यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो स्टॉक मार्केट रहता है, उसमें हर एक एक्टिविटी लेट्स से कितने अकाउंट में कितने शेयर क्रेडिट हो रहे हैं, कितने विथड्रॉ हो रहे हैं, कौन-सी कंपनी का कौन-सा आईपीओ आ रहा है, ठीक है? कितना किसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, किसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, किसका अच्छा है, नहीं आ रहा है, कितना म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सारा सिस्टम जो है, उसका रेगुलेशन सेबी के थ्रू होता है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? उसका सेबी का फुल फॉर्म है। सेबी जो है वो एज़ अ आरबीआई जैसे कि बैंक्स में आरबीआई रेगुलेटर थे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेबी जो है वो रेगुलेटर रहता है। अगर कोई भी किसी के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, उसका सारा काम जो है वो सेबी देखती है कि कौन-सा जो है वो कंपनी फ्रॉड कर रहा है या कौन-सा ऐसा आपने अगर सुना होगा कि प पंप एंड डंप कर दिया, पेनी स्टॉक को उठा के फिर से नीचे ला दिया, ठीक है? ऑपरेटर रहते हैं, तो कौन-सा ऑपरेटर कौन-सा गेम खेल रहा है, वो सारा रेगुलेटर सेबी के पास रहता है, ठीक है? अभी जो है वो हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैसा रहता है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि लेट्स से कोई कंपनी है, ठीक है? उसको
जैसे कि हम पढ़ रहे थे तब सीबीएसई बोर्ड रहता था, ठीक है? या फिर गुजराती मीडियम का बोर्ड रहता था। अगर मराठी में है तो मराठी का अलग से बोर्ड रहता था। सो सारी स्कूल्स जो है वो एक बोर्ड के थ्रू रजिस्टर रहती है, जिसमें सीबीएसई, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र का जो है वो बोर्ड अलग रहता था, गुजरात में हो तो गुजरात का बोर्ड जो है वो अलग रहता था, ठीक है? सो सारी स्कूल क्या कर रही है कि एक बोर्ड के थ्रू रजिस्टर होती है, ठीक है? वैसे ही सारी कंपनियां जो बोर्ड के थ्रू रजिस्टर होती है उसको बोलते हैं एनएसई और बीएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? एमसीएक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे में, और एनएसई जो है वो दिल्ली में है, ठीक है? सो जो भी कंपनियां जो एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो एक्सचेंज को हम बोलते हैं एनएसई और बीएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है? नाउ जो भी एमसीएक्स है उसको कमोडिटीज एक्सचेंज बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमोडिटीज क्या रहता है। सो जनरली गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कोई भी निकल है, जैसे कि कॉपर है, ठीक है? उसके बाद या भी कोई भी धातु का जब ट्रेड होता है तो वो सारा लिस्टेड एमसीएक्स में होता है, ठीक है? सो उसको हम बोलते हैं कमोडिटीज, यानी अगर कोई भी धातु का, या अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, ठीक है? तो उसका सारा जो ट्रेड है वो एमसीएक्स के थ्रू रजिस्टर होता है। और अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो वो सारी कंपनी का एक्सचेंज बोर्ड एनएसई और बीएसई को जाता है। और कोई भी लेट्स से कमोडिटीज है उसका बोर्ड है, उसको बोलते हैं एमसीएक्स, यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है? सो वो सारा कमोडिटीज का ट्रेड एमसीएक्स के एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है? सो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है क्या रहता है। सो एनएसई और बीएसई ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पे सारी कंपनियां जो है वो लिस्टेड होती है, ठीक है? अभी ये कंपनियां जो है वो लिस्टेड हो गई एनएसई और बीएसई में, ठीक है? अभी लेट से मान लीजिए कि मुझे 10 शेयर टाटा मोटर्स के खरीदने हैं। सो वो शेयर जो है वो मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, और अगर मुझे लेट से 1 साल के बाद बेचना है तो मेरे डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। सो जो भी क्रेडिट और डेबिट का हिसाब रहता है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल करती है, ठीक है? सो जो भी लेट से बैंक्स में आप जाते हो को, अगर आपको लॉकर का सिस्टम पता है, ठीक है, तो बैंक में क्या करते हो कि जनरली आप गोल्ड में बैंक्स में लॉकर्स रहते हैं जिसमें आप अपना गोल्ड रख के गोल्ड रख सकते हो सेफ्टी के लिए। वैसे ही जो भी डिपॉजिटरी रहते हैं वो स्टॉक का क्रेडिट और डेबिट का हिसाब रखती है, ठीक है? सो जनरली इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सो जनरली अभी जो है वो सीडीएसएल का यूज़ जो है ज़्यादा है, ठीक है? देन जो डिपॉजिटरी है उसका काम जनरली रहता है कि कौन से अकाउंट में कितने शेयर जो है उसका हिसाब क्रेडिट और डेबिट का जनरली डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी के थ्रू होता है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए कि एनएसई में सारी कंपनियां लिस्टेड हो गई। दूसरा, जो कंपनी का शेयर है वो कौन सी कंपनी का शेयर किसको कितना देना है वो सारा काम डिपॉजिटरी के थ्रू होता है, ठीक है? डिपॉजिटरी दो तरह की रहती है, एनएसडीआर और सीडीएस, ठीक है? तीसरा जो है वो आता है स्टॉक ब्रोकर। अभी मानिए कि आपको डायरेक्ट ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको बीच में एक ब्रोकर चाहिए। जैसे कि कोई भी बिजनेस में, जैसे कि अगर आपको ज़मीन का लेन देन करना है, ठीक है, तो ब्रोकर रहते हैं, दलाल रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं बीच में कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और आपको अपना काम जो है वो बाय और सेल करने देते हैं। सो सेम सिस्टम स्टॉक मार्केट में भी रहता है कि अगर आपको कोई भी कंपनी का स्टॉक है वो बाय एंड सेल करना है तो आप कोई ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपली आपको क्या करना है कि कोई भी ब्रोकर है, जैसे कि एंजल वन है, ग्रो है, जेरोडा है, ठीक है, अभी तो अपस्टॉक है, ठीक है? तो बहुत सारे अभी तो ब्रोकर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। सो आपको सिंपली क्या करना है वो ब्रोकर के पास जाना है और अपना अकाउंट जो है वो खोलना है। वो ब्रोकर क्या करता है आपको एक अकाउंट नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर देता है, और उसके थ्रू आप सारे स्टॉक जो है वो बाय एंड सेल कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स से ये ब्रोकर है, लेट्स से एंजल वन का कोई ब्रोकर है, उसमें मैंने 10 शेयर, एंजल वन की जो सिस्टम रहती है उसमें आपके सारे कंपनीज के लिस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं।
सो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली वो लिस्ट जो है उसमें से जो भी आप स्टॉक या जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पे आपको सिर्फ बाय का बटन क्लिक करना रहता है और कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं, वो सिर्फ क्वांटिटी एंटर करना रहता है, ठीक है? सो जब आप एंटर करते हो तब आपको वो शेयर्स जो है, वो आपके डीमैट अकाउंट जो है उसमें डिपॉज़िट हो जाते हैं और जो डिपॉज़िट होता है उसका काम डिपॉज़िटर का रहता है, ठीक है? और एक्सचेंज के थ्रू वो कौन-सी कंपनी का आपको शेयर चाहिए वो आपको यहाँ पे एनएसई, बीएसई में दिखेगा, ठीक है? और वो कंपनी का शेयर क्रेडिट और डेबिट का काम डिपॉज़िटरी करते हैं, ठीक है? और जो भी आपका डीमैट अकाउंट में जब वो शेयर क्रेडिट हो जाते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू रहता है, ठीक है? और जब भी आपके शेयर क्रेडिट या डेबिट हो रहा है तो कुछ कमीशन जो है वो स्टॉक ब्रोकर काट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है? सो सिंपली अगर आपको डीमैट अकाउंट अपना खुलवाना है, ठीक है, स्टॉक में। सो अगर स्टॉक में आपको जो बाय एंड सेल करना है तो आपका डीमैट अकाउंट होना नेसेसिटी है। डीमैट अकाउंट के लिए आपको बैंक अकाउंट आपका सिर्फ रहेगा। कोई भी आप ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि एंजल वन है, जेरोडा है, ठीक है, अपस्टॉक है, ग्रो है। सो आप किसी भी ब्रोकर के पास जो है अपना अकाउंट खोला सकते हो, ठीक है? तो उसके अकाउंट खोलने के बाद आपको एक डीमैट अकाउंट आपका बन जाएगा, ठीक है? सो अभी सिंपल जो है वो प्रोसेस होता है। पहले क्या रहता था कि जो भी शेयर्स है वो फिज़िकल फॉर्म में या अलोकेट होता है, यानी कि आपको एक फॉर्म जो है वो फुलफ़िल करना रहता है। उसके बाद जो है वो सब कागज़ पे आपको शेयर्स जो है वो अलोकेट होते हैं, ठीक है? अभी ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है? सो उसमें आपको सिंपली एक डीमैट अकाउंट बनाना रहता है, ठीक है? जिसमें आपको सिर्फ़ आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक अकाउंट्स का ज़रूरत रहता है। उसके बाद आप जो भी कोई भी शेयर है उसका बाय और सेलिंग कर सकते हो, ठीक है? नाउ जो स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अभी देखते हैं कि एनएसडीएल का काम जो है वो क्या रहता है, यानी कि डिपॉजिटरी का जो सिस्टम है वो कैसा रहता है वो हम देखेंगे, ठीक है? नाउ अगर कोई लेट्स से कंपनी है, वो लेट्स से एनएसई या बीएसई में लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है? सो जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है, तब एनएसडीएल और सीडीएसएल है, ठीक है? वो डिपॉजिटरी ऑलरेडी एनएसई और बीएसई जो है, उनके साथ अलाइन रहती है एनएसई और बीएसई के साथ, ठीक है? सो अगर कोई इश्यूअर कंपनी है, वो लेट्स से एनएसई जो है उसमें लिस्टेड हो गई, ठीक है? और वो जो लिस्टेड कंपनी है, वो ऑब्वियसली स्टॉक ब्रोकर जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके एप्लीकेशन में जो है वो दिखाएगा कि ऐसा-ऐसा एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी है जो लिस्टेड हुआ है। अभी लेट्स से कोई स्टॉक ब्रोकर है, जिसके अंडर लेट्स से 1 लाख उसके क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं। 1 लाख रिटेल प्लेयर, रिटेल यानी कि हम लोग जैसे है, ठीक है? सो 1 लाख अगर उसका रिटेल प्लेयर है, वो जितने भी लोग ये कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सारा डेटा एनएसडीएल को जाता है, ठीक है? सिमिलरली दूसरा भी कोई स्टॉक ब्रोकर रह सकता है, ठीक है? उनका भी सारा जो डेटा है वो एनएसडीएल के पास जाएगा और एनएसडीएल क्या करती है कि जो भी उनके पास डेटा आता है, उनको कौन-सा शेयर्स जो है एलोकेट करना है, उनके हिसाब से जितने भी जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, अगर आप 1 लाख किसी ने किया है, किसी ने 15,000 किया है, किसी ने 10,000 किया है, तो उसके हिसाब से वो शेयर जो है वो ब्रोकर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और ब्रोकर्स जो के थ्रू आपको यानी इन्वेस्टर को वो शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं उसके डीमैट अकाउंट में। सो एनएसडीएल क्या करता है कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट या डेबिट करते हैं। ठीक है? अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर जब आप शेयर बेचते हो तो सीडीएसएल या एनएसडीएल का एक मैसेज आता है, ठीक है? कि इतने-इतने सारे शेयर्स हैं जो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। ठीक है? तो वो जनरली डिपॉजिटरी का काम रहता है। ठीक है? अभी जो भी डिपॉजिटरी है, ठीक है? उसमें
कौन से काम रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से आपने कोई स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। सो वो सारी डिटेल्स, लेट्स से मैंने एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। सो एंजल वन क्या करता है कि सारी डिटेल्स जो है वो डिपॉजिटरी में जमा करता है कि ऐसा ऐसा कोई रिटेल प्लेयर है जो मेरे अंडर रजिस्टर है और उसका डीमैट नंबर जो है, अकाउंट नंबर है वो ये है, ठीक है। सो अकाउंट ओपनिंग का सारा जो डेटा रहता है वो एन एस डी एल के पास आता है या सी डी एस एल के पास आता है, ठीक है। जो भी अकाउंट्स डिटेल्स है उसको अगर लेट से मुझे चेंज करना है तो भी वो सी डी एस एल के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा, किसी का अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, कई बार टेक्निकल इश्यू होता है या फिर अगर आपने लीगल ट्रेडिंग की है, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग की है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज कोई रीज़न से हो जाता है तो उसका भी काम जो है वो CDSL का रहता है। दूसरा, प्लेज एंड मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी, उसमें क्या रहता है कि लेट से मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि 10 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो प्लेजिंग में रख देता हूँ, यानी कि उधार में रख देता हूँ। जैसे जैसे कि आपका गोल्ड लोन अगर लेना है तो हम क्या करते हैं कि अपना पास गोल्ड है वो हम दे के उसके ऊपर से हम लोन ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्लेजिंग में क्या रहता है कि जो भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट में है उस पे ऊपर मैं लोन ले लेता हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं मार्जिन प्लेज करना, या फिर जो स्टॉक है या सिक्योरिटीज़ है उसको प्लेज करके पैसा उठाना, ठीक है। तो वो जो भी प्लेजिंग का काम रहता है, ठीक है, कि किसने कितना प्लेज है वो सारा डेटा भी NSDL के पास जो है आता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टॉक का ट्रांसफ़र और क्रेडिट या डेबिट का जो सारा सिस्टम है वो भी NSDL या डिपॉजिटरी जो है उसके पास रहता है, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली जो है वो सारा डेटा डिपॉजिटरी के पास जो है वो रहता है, ठीक है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स जो है उसका, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से मैंने कोई म्यूचुअल फंड के लेट से 100 यूनिट्स बाय किए, तो वो उसका डेटा भी यह है जो डिपॉजिटरी के पास जाता है, ठीक है, कि उसका 100 यूनिट जो है वो कौन से म्यूचुअल फंड का क्रेडिट करना है वो भी डेटा CDSL या NSDL के पास रहता है। अभी जो लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं पता है तो वो उसको मैं थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या रहता है कि वो लोगों के पास से पैसा जो है वो कलेक्ट करता है और जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, उनमें इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। अभी लेट्स से कोई रिटेल प्लेयर है जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों है, ठीक है, उसको कैसा कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसको ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। तो वो सिंपली क्या करता है कि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, लेट्स से मार्केट में कोई म्यूचुअल फंड है जिसको ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो वो क्या करता है कि एक म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है, उनको बोलता है कि ये लिए मेरा 1 लाख रुपए आपको मैं दे रहा हूँ। सो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वो जो रिटेल पब्लिक जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं या कैसे एनालिसिस होता है, वो ऐसे लाखों पब्लिक का फंड्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और वो सारे फंड्स जो है वो स्टॉक मार्केट की जो कंपनियाज़ है, ठीक है, उनमें जो है इन्वेस्ट करते, कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनाते हैं और जो भी लेट्स से 10% उन्होंने अगर रिटर्न बना रहा है, तो उनका कुछ परसेंटेज है वो पब्लिक को मिल जाता है, ठीक है। सो 2 काम हो रहा है, एक तो म्यूचुअल फंड भी पैसा बना रहा है, दूसरा जिसको पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो भी एक अच्छा रिटर्न बना रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। सो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं और म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स जो है आप बाय सेल करते हो, वो भी आपको सारा डेटा जो है वो NSDL और CDSL के पास जो है वो जाता है, ठीक है। लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ क्या रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से मुझे मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। सो मार्जिन में कैसा रहता है कि कंपनियाँ जो है या ब्रोकर्स है, वो क्या बोलते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है, तो हम उसको 5x करके दे दें, यानी कि 50,000 रुपए हम करके दे रहे हैं। तो जो आप 10,000 में स्टॉक, लेट्स से 10 स्टॉक बाय और सेल कर रहे थे, वो अभी आप 50,000 के बाय और सेल करेंगे। यानी कि 5x का लेवरेज हम आपको देंगे। यानी जो आपके 10,000 के रुपए थे, वो अभी
5x के लेवरेज के साथ 50,000 हो गए। तो जो आप 10,000 से बाय सेल कर सकते थे, वो अभी आप 50,000 से कर सकते हो। सो उसमें फ़ायदा क्या रहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो 5 गुना होगा, और अगर लॉस होगा तो भी 5 गुना होता है। सो लेवरेज जो है वो अच्छा चीज़ भी है और बुरा चीज़ भी है, ठीक है? आपको देखना होगा कि आप लेवरेज जो है वो कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? अभी मानिए कि आपके पास ₹10 और आप 100x का यानी 100x का लेवरेज ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो गलत बात है, ठीक है? लेवरेज जो है वो 4x 5x तक ठीक है, बाकी आप 1000x यानी कि 1000 गुना, ठीक है? अगर 1000 गुना आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आप जो है वो उठने वाले हो, ठीक है? सो मार्जिन जो है वो कितना इस्तेमाल करना है, वो मैटर करता है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली एक बात समझिए कि आप 1000 गुना अगर लेवरेज ले रहे हो, ठीक है? सो आपका लॉस भी 1000 गुना ही होने वाला है। लोग सिर्फ़ मार्जिन लेके ये देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट 1000 गुना हो जाएगा, बट अगर लॉस होगा तो भी वो 1000 गुना होता है, ठीक है? सो मार्जिन ट्रेडिंग जो फैसिलिटीज़ है वो पहले 20x तक मार्जिन फैसिलिटी देते थे, अभी 5x हो गया है, ठीक है? सो जो कि अच्छा ही बात है, ठीक है? सो होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा है, और स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, और उसका रेगुलेटर्स जो है उसका कंपोनेंट्स जो है वो क्या रहता है, वो हमने डिस्कस किया है। स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है, और स्टॉक मार्केट में जो भी एनएसई बीएसई का एक्सचेंज क्या है, डिपॉजिटरी का काम क्या रहता है, स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड्स क्या रहते हैं, वो सारा सिस्टम जो है वो पूरा कंपोनेंट हमने डिस्कस किया है, ठीक है? सो ट्रेडिंग के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एनएसडीएल का सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है? और कौन से डेटा एनएसडीएल के और सीडीएसएल के पास रहता है, वो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है? मार्जिन ट्रेडिंग क्या रहता है वो भी हमने डिस्कस किया है। नाउ ये लेक्चर मैं यहाँ तक रखता हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है वो देखेंगे, एंड उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है वो देखेंगे। जनरली ट्रेडिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फंडामेंटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।